हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अध्याय 641 अमीर बनने के लिए पहले सड़कें बनाओ। 6 क्यों वांग जियाओशिंग अधीर हो गए? जेंग जियांजिंग ने शांति से जवाब दिया, जियाओशिंग, तुम्हें शांत होने की जरूरत है। दिल के मामलों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं जल्दबाजी में फैसले नहीं ले सकता। इसके अलावा हमने साथ में जो समय बिताया है उससे मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। तुम इससे बेहतर के हकदार हो। वांग शियाओशिंग वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि उससे गलती कहाँ हुई। जेंग जियांजिंग ने वांग शियाओशिंग को सोचने का ज्यादा समय नहीं दिया। वह मुड़ी और चली गई। उसे जल्दी से घर जाना था और लिंगलिंग को खुशखबरी सुनानी थी। फिर जेंग जियांजिंग बुजुर्ग श्री और श्रीमती जेंग के लगभग एक ही समय पर घर पहुंचे। जैसे ही वे घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि लिंगलिंग सोफे पर सुयू के घाव पर दवा लगा रही थी। दरवाजे पर शोर सुनकर चौंककर सुयू चिल्लाया, भूत! भूत! भूत मुझे मारने आ रहा है। लिंगलिंग ने सुयू को धीरे से सांत्वना दी, आंटी, खुद को मत डराओ। इस दुनिया में कोई भूत नहीं है। बस माँ और पिताजी वापस आ गए हैं। शांत होने के बजाय सुयू और भी ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। उसने लिंगलिंग की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया। यह एक भूत है। वे मुझे जाने नहीं देंगे। वे मेरे पीछे पड़े हैं। सुयू, श्रीमती जेंग जल्दी से आईं। उसे क्या हुआ? उन्होंने लिंगलिंग से पूछा। वह गलती से सीढ़ियों से गिर गई। देखो, उसके हाथ पर चोट लगी है। लिंगलिंग ने सुयू की आस्तीन ऊपर की। उसने डॉक्टर को दवा लगाने से मना कर दिया। श्रीमती जेंग ने आह भरी। जेंग जियांजिंग ने लिंगलिंग को एक जानकार नजर से देखा और लिंगलिंग के हाथ से दवा ले ली। माँ, मुझे दवा लगाने दो। आंटी मेरी बात सबसे अच्छी तरह सुनती है। सचमुच यह अजीब था। जब भी सुयू भ्रमित और खोई हुई होती थी, केवल जियांजिंग ही उसे शांत करने में कामयाब होती थी। लिंगलिंग ने अपनी बेटी की नजर को सफलतापूर्वक समझ लिया और उसके माता पिता को संबोधित किया। माँ, पिताजी, आप कहाँ थे? श्रीमती जेंग ने कहा, आपके पिता और मैं टहलने गए थे। ओह, लिंगलिंग ने सिर हिलाया। तुम दोनों को ज्यादा बार बाहर जाने की जरूरत है। घर में बंद रहना अच्छा नहीं है। कितनी जिद्दी बुढ़िया है। अभी भी उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। क्या वह सचमुच सोचती थी कि लिंगलिंग अनजान था? शुक्र है कि लिंगलिंग के पास एक आकस्मिक योजना थी और उसने डॉक्टर वांग को सौंपे गए बालों के एक कतरे को जियांजिंग से बदलवा दिया। मिस्टर जेंग सुयू के पास गए, सुयू के बालों को धीरे से छुआ और कहा, सुयू, तुम कब ठीक होगे? सुयू एक जीवंत और उत्साही महिला थी। वह ऐसी कैसे हो गई? सुयू ने मिस्टर जेंग का हाथ दूर धकेल दिया, जियांजिंग के पीछे छिप गई और चीखी, तुम भूत हो। मुझे मत मारो। मैं तुमसे विनती करती हूं, मुझे मत मारो। श्री जेंग ने आह भरी। अगर एक दिन वह और श्रीमती जेंग नहीं रहे तो सुयू का क्या होगा? क्या युवा पीढ़ी भी उसके साथ उसी दयालुता से पेश आ सकेगी? जेंग जियांजिंग ने धीरे से सुयू की पीठ थपथपाई। चाची, चिंता मत करो, दादाजी आपके भाई हैं, कोई भूत नहीं। सुयू के चेहरे पर विचित्र भाव था। वह एक भूत है। लिंगलिंग ने आगे कहा, ठीक है जियांजिंग, उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में वापस ले जाओ। ठीक है। जियांजिंग ने सिर हिलाया। माँ, पिताजी, मैं आपके लिए जिनसिंग सूप लाता हूं जो मैंने तैयार किया है। जैसे ही लिंगलिंग जिनसिंग सूप लेकर आई, डॉक्टर जियांग अपना मेडिकल बैग लेकर आ गई। आज श्रीमती जेंग के लिए फॉलोअप का दिन था। आंटी जियांग। लिंगलिंग ने खड़े होते हुए अभिवादन किया। डॉक्टर जियांग ने सिर हिलाया, अपना मेडिकल बैग कॉफी टेबल पर रखा और पूछा, अकिंग, तुम हाल ही में कैसा महसूस कर रही हो? बुरा नहीं है, श्रीमती जेंग ने उत्तर दिया। यह अच्छी बात है। डॉक्टर जियांग ने अपना स्टेथोस्कोप निकालते हुए कहा। तो फिर मैं पहले ऊपर जाऊंगा। मिस्टर जेंग ने मिसेस जेंग से कहा।
श्री झेंग जब छोटे थे तो ज्यादा बातूनी नहीं थे और अपने करीबी लोगों के अलावा बाहरी लोगों से बमुश्किल ही बातचीत करते थे। पिछले कई वर्षों में उस दिन को छोड़कर जब डॉक्टर जियांग लिंगलिंग को वापस लाए थे, श्री झेंग ने डॉक्टर जियांग के साथ शायद ही कभी बातचीत की थी। श्रीमती झेंग ने सिर हिलाया, आप आगे बढ़े। पिताजी, आप जिनसेंग सूप पीना भूल गए। लिंगलिंग ने जिनसेंग सूप लिया और मिस्टर झेंग के पीछे चल दिया। मिस्टर झेंग ने जिनसेंग सूप लिया और एक ही घूंट में सारा पी गए। डॉक्टर जियांग ने हंसते हुए कहा, लिंगलिंग बहुत ही कर्तव्यपरायण बच्चा है। लिंगलिंग ने जवाब दिया, आप बहुत दयालु हैं, आंटी जियांग। ये तो बस एक बच्चे की जिम्मेदारियां हैं। डॉक्टर जियांग ने श्रीमती झेंग के जिनसेंग सूप के कटोरे पर नजर डाली और आगे कहा, इस जिनसेंग सूप के कटोरे में कई महंगी सामग्री है और इसे लिंगलिंग ने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया है। इसके लिए आपको बहुत समय चाहिए होगा। नहीं, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं था। लिंगलिंग खाली कटोरा लेकर कमरे में लौट आया। डॉक्टर जियांग को श्रीमती झेंग की जांच पूरी करने में ज्यादा समय नहीं लगा। लिंगलिंग ने तुरंत उत्सुकता से पूछा, आंटी जियांग, मेरी माँ कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। बुढ़ापे के कारण कुछ बीमारियां होना स्वाभाविक है, लेकिन वे गंभीर नहीं हैं। डॉक्टर जियांग ने लिंगलिंग को आश्वस्त किया और फिर श्रीमती झेंग के कंधे को थपथपाया, अकिंग, तुमने लिंगलिंग को अच्छी तरह से पाला है। यदि लिंगलिंग की सावधानी पूर्वक देखभाल न होती तो श्रीमती झेंग की मृत्यु पहले ही हो चुकी होती। श्रीमती झेंग ने लिंगलिंग का हाथ पकड़ लिया। लिंगलिंग वास्तव में एक कर्तव्यपरायण बच्चा है। लिंगलिंग अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि श्रीमती झेंग ठीक हैं, डॉक्टर जियांग ने जाने को कहा। लिंगलिंग, क्या तुम डॉक्टर जियांग को बाहर देख सकती हो? श्रीमती झेंग ने पूछा। आज वह इसके लिए तैयार नहीं थी। ठीक है। लिंगलिंग ने सिर हिलाया। मुझे बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो परिवार ही हूं, डॉक्टर जियांग ने अपना मेडिकल बैग उठाते हुए कहा। डॉक्टर जियांग को बाहर ले जाते हुए लिंगलिंग ने हंसते हुए कहा, आंटी जियांग, आपने मेरी माँ के लिए बहुत कुछ किया है। बाहर निकलते ही लिंगलिंग को कुछ याद आया। आंटी जियांग, मेरे पिता की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। क्या आपके पास कोई शांत करने वाली या आराम देने वाली दवा है? हाँ, मैं करता हूँ। डॉक्टर जियांग ने सिर हिलाया और गोलियों की एक सफेद बोतल निकाली। एक बार में आधी गोली, दिन में एक बार। ध्यान रखें कि ज्यादा न लें, हर दवा के साइड इफेक्ट होते हैं। लिंगलिंग ने डॉक्टर जियांग से बोतल प्राप्त की। समझ गई, मैं इसे ध्यान में रखूंगी। डॉक्टर जियांग ने पीछे मुड़कर लिंगलिंग की ओर देखा। आप यहाँ रुक सकते हैं। लेकिन लिंगलिंग डॉक्टर जियांग के साथ चलते रहे। डॉक्टर जियांग, आज मेरी माँ डॉक्टर वांग से मिलने गई थी, लेकिन लगता है कि नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ इस जीवन में मेरी बहन को ढूंढ पाएंगी या नहीं। डॉक्टर जियांग ने आह भरते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आज तुम्हारी माँ थोड़ी परेशान लग रही थी। यह समझ में आता है क्योंकि वह चिंतित है। इतने साल हो गए हैं, लेकिन आप कभी नहीं जानते। जीवन अक्सर हमें आश्चर्यचकित करता है। वह उसे किसी भी दिन पा सकती है, लेकिन दूसरी ओर अगर वह उसे नहीं पा सकती है तो अब तुम उसके इकलौते बच्चे हो। उसे दिलासा देना सुनिश्चित करो। लिंगलिंग ने सिर हिलाया और डॉक्टर जियांग के साथ सड़क के किनारे तक गई। कृपया सड़क पर सावधान रहें, अंधेरा हो रहा है। मुझे पता है। अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। डॉक्टर जियांग ने जाते समय हाथ हिलाकर अलविदा कहा। अध्याय 642, शंगगुआन फुरोंग को थप्पड़ मारा गया। एक झेंग लिंगलिंग तुरंत वापस नहीं गया, बल्कि डॉक्टर जियांग की आकृति को गोधूली में गायब होते देखता रहा। डॉक्टर जियांग की उम्र भी बूढ़ी महिला झेंग के लगभग बराबर है, जो इस साल 60 के दशक में है। उसने कभी शादी नहीं की और फिलहाल अकेली रहती है। जैसे ही झेंग लिंगलिंग विला में वापस आया, बूढ़ी महिला झेंग ने पूछा, क्या आपकी चाची जियांग घर चली गई हैं? हम्मा, झेंग लिंगलिंग ने सिर हिलाया। बूढ़ी महिला झेंग ने आगे कहा, तुम्हारी आंटी जियांग अकेली रहती हैं, इसलिए अगर तुम्हारे पास समय हो तो जियांग जिंग को उनसे मिलने ले जाना न भूलें। अगर तुम्हारी आंटी जियांग इतने साल पहले तुम्हें घर नहीं लाती तो हम भतीजी और आंटी को मिलने का मौका कहाँ मिलता। पलक झपकते ही 30 साल से ज्यादा बीत गए।
और तुम्हारी आंटी जियांग अब बूढ़ी हो गई है। फिर से अतीत को सामने लाना। यह बूढ़ी औरत उन वर्षों को भूल नहीं सकती। उसने अपना स्वर बदल लिया है और उसे माँ कहकर पुकारने लगी है, लेकिन यह बूढ़ी औरत हमेशा अपने रिश्ते को चाची और भतीजी के रूप में याद रखती है। उसने कभी भी उसे बेटी नहीं माना। वर्षों से की गई सारी पितृभक्ति व्यर्थ हो गई। जेंग लिंगलिंग ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए, लेकिन फिर भी उसे मुस्कुराना पड़ा। ठीक है माँ। बूढ़ी महिला झेंग ने सिर हिलाया। मैं पहले अपने कमरे में जा रही हूँ। माँ, खाना परोसा जाने वाला है, झेंग लिंगलिंग ने कहा। बूढ़ी महिला झेंग ने कहा, तुम जाओ और खाओ। मैंने अभी अभी जिनसेंग सूप पिया है और मुझे भूख नहीं है। झेंग लिंगलिंग ने चिंतित होकर कहा, आप रात का खाना कैसे नहीं खा सकते? क्या मुझे बाद में यह बात आपके सामने लानी चाहिए? कोई जरूरत नहीं, बूढ़ी महिला झेंग ने अपना हाथ हिलाया। इस अक्टूबर की रात आसमान में तारे बिखरे हुए और साफ थे। श्री झेंग तीसरी मंजिल की छत पर खड़े थे, अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर आसमान की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अवर्णनीय भाव था। छत को एक स्काई गार्डन के रूप में डिजाइन किया गया था, जहां श्री झेंग आमतौर पर जलती हुई मशालों के बीच एक लाउंज कुर्सी पर बैठकर ओपेरा सुनने का आनंद लेते थे। बूढ़ी महिला झेंग श्री झेंग के पास गई और यथासंभव हल्के स्वर में बोली, आप किस बारे में सोच रहे हैं? मैं हमारी टिंगटिंग के बारे में सोच रहा था। श्री झेंग की आवाज बहुत शांत थी। 30 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। मुझे आश्चर्य है कि अब टिंगटिंग कैसी होगी। बूढ़ी महिला झेंग ने आगे बढ़कर मिस्टर झेंग का हाथ पकड़ लिया। टिंगटिंग की हालत अच्छी होगी। हम्मा। मिस्टर झेंग ने सिर हिलाया। झेंग जियांजिंग बाहर से एक ट्रे लेकर आया। दादाजी, दादी जी, खाने का समय हो गया है। वृद्ध दंपति ने उसी समय अपने आंसू पोंछ लिए। झेंग जियांजिंग आया और खाना मेज पर रख दिया। दादाजी, दादी, आपको कुछ खाना चाहिए। आप कुछ नहीं खा सकते हैं। बूढ़ी महिला झेंग ने सिर हिलाया। जिंगुआ गांव। नी यांग और गांव के मुखिया ली ने सड़क निर्माण पर चर्चा करने के बाद अगले दिन गांव की बैठक बुलाई। यह खबर सुनकर सभी लोग बहुत उत्साहित हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा मुद्दा सड़कें हैं। खराब सड़कों के कारण वाहन प्रवेश नहीं कर सकते, जिससे विकास में बाधा आती है। इसके अलावा बरसात के दिनों में कच्ची सड़कें बहुत कीचड़ से भर जाती हैं। इससे न केवल बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी होती है, बल्कि हर कोई कीचड़ से सना रहता है। नी यांग द्वारा सड़क निर्माण के लिए धन मुहैया कराना एक महान कार्य माना जा सकता है। गांव के मुखिया, क्या यह सच है? अन्य लोग भी चर्चा में शामिल हो गए। गांव के मुखिया ली ने हंसते हुए कहा, इरमाजी, देखो तुम क्या पूछ रहे हो। क्या मैं इस तरह की किसी चीज के बारे में मजाक करूंगा? ये शानदार है। यांगयांग हमारे गांव का छोटा भाग्यशाली सितारा है। तुम्हारा क्या मतलब है, छोटी भाग्यशाली सितारा? वह एक बड़ी भाग्यशाली सितारा है। गांव के मुखिया ली ने कहा, सब लोग शांत हो जाओ। बात यह है कि चूंकि यांगयांग इसका वित्त पोषण कर रहा है, इसलिए हम लापरवाह नहीं हो सकते। मेरा सुझाव है कि हर घर अगर संभव हो तो श्रमदान करे और अगर संभव न हो तो भोजन उपलब्ध कराए। हम नियांग को सारा काम, श्रम और खर्च अकेले वहन करने नहीं दे सकते। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। गांव के मुखिया ली ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि सभी सहमत हैं, तो यह तय हो गया। बैठक स्थगित की जाती है। अगले दिन ग्राम प्रमुख ली एक निर्माण टीम लेकर आए। जिन लोगों के पास घर पर खाली समय था, वे स्वेच्छा से मदद करने के लिए आगे आए। दोपहर के समय उन्होंने निर्माण टीम के लिए नाश्ता और चाय लाने की भी पहल की। जब आसपास के गांवों को पता चला कि जिंगुआ गांव सड़क बना रहा है, तो वे ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। आज 18 तारीख है, जिस दिन शंगगुआन परिवार नी परिवार से मिलने और संबंधों को स्वीकार करने के लिए आ रहा है। शंगगुआन परिवार के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए तथा उनका उचित मनोरंजन करने के लिए नी कुइहुआ और नी यांग एक दिन पहले ही अपने नए घर में चले गए। नए घर में सब कुछ नया है, कुछ भी नया नहीं है। जब तक लोग आते रहें, बस इतना ही है। और नी चिंगगुई अगले दरवाजे पर रहती है, जिससे भोजन साझा करना सुविधाजनक हो जाता है।
मो किशिन सुबह सुबह आ गया। आज नी चंगगुई ने भी एक विशेष दिन की छुट्टी ली। अध्याय 643 शंगगुआन फुरोंग को थप्पड़ मारा गया 2। नी कुई हुआ ने नाश्ता मेज पर रखा और नियांग से कहा, यांग यांग, जाओ और दादी लियू को नाश्ते के लिए बुलाओ। आमतौर पर दादी लियू अकेली रहती हैं। आज आसपास बहुत सारे लोग थे, इसलिए यह उनके लिए घुलने मिलने का मौका होगा। ठीक है, नियांग ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मो किशेन नियांग के पीछे चलने के लिए खड़ा हो गया। रास्ते में मो किशेन ने उत्सुकता से पूछा, यांग यांग, दादी लियू कौन है? दादी लियू बहुत दयालु बुजुर्ग महिला है। उनके कोई बच्चे नहीं हैं और वे आमतौर पर अकेली रहती हैं। यह कहते हुए नियांग को अचानक कुछ याद आया और उसने अपनी कलाई उठाई। ओह हाँ, यह कंगन मुझे दादी लियू ने दिया था। मो किशेन ने नियांग की कलाई पकड़ी और कंगन की ओर देखा। यह कंगन, इस ब्रेसलेट के बारे में क्या? नियांग ने पूछा। मो किशेन ने कहा, यह कंगन मिंग राजवंश का लगता है। मिंग राजवंश? हालांकि नियांग को पता था कि यह कंगन मूल्यवान होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह मिंग राजवंश से है। मो किशेन ने थोड़ा सिर हिलाया। यह दादी लियू एक अमीर परिवार में पैदा हुई होगी, है ना? नियांग ने आगे कहा, ऐसा कहा जाता है कि दादी लियू अतीत में एक जमींदार की बेटी थी। बाद में युद्धों के कारण वह यहाँ भाग आईं। वे बातें करते करते जल्दी ही दादी लियू के घर पहुंच गए। दादी लियू आंगन में बत्तखों को खाना खिला रही थी। दादी लियू, यांग यांग यहाँ है। दादी लियू ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। शुभ दिन, दादी लियू। मो किशन ने विनम्रता से अभिवादन किया। हालांकि ज्यादातर गांव वाले मो किशेन को पहले से ही जानते थे, लेकिन दादी लियू को नहीं। वह शायद ही कभी बाहर जाती थी और कुछ समय से बिस्तर पर बीमार थी। यह युवक कौन है? दादी लियू ने जिज्ञासा से मो किशेन को देखा। नियांग ने कहा, दादी लियू, यह मेरा प्रेमी मो किशन है। ओह, दादी लियू ने बार बार सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। युवक वाकई बहुत सुंदर है। उसकी उम्र कितनी है? 28, मो किशन ने उत्तर दिया। 28, दादी लियू ने हिसाब लगाया। यह हमारे यांगयांग से 10 साल बड़ा है। बड़ा होना अच्छा है। बड़े लोग दूसरों की देखभाल करना जानते हैं। तुम कहां से हो, नौजवान? दादी लियू, आप मुझे बस जियाओमो कह सकती हैं। मैं बीजिंग से आया हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। स्थानीय होना बहुत बढ़िया है। जब आप पास में हो तो अपने माता पिता के घर जाना सुविधाजनक होता है। दादी लियू के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद नियांग ने बताया कि वे क्यों आए हैं। यह सुनकर दादी लियू ने कहा, ठीक है, तुम दोनों यही मेरा इंतजार करो। मैं अपने कपड़े बदलने जाऊंगी। ठीक है, नियांग ने सिर हिलाया। थोड़ी देर में दादी लियू अपने कपड़े बदलकर बाहर आ गईं। आज के लिए दादी लियू ने वाइन रेड टैंग सूट पहना था, जिसे वह केवल नए साल के दौरान ही पहनती है। उनके चांदी के बाल सावधानी से उनके सिर के पीछे कंघी किए हुए थे और चांदी के हेयरपिन से कसकर बंधे हुए थे। उसका चेहरा भले ही झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसमें एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला का आभास था। आज निकुई हुआ का बड़ा दिन है। दादी लियू उसे निराश नहीं कर सकती, इसीलिए उसने यह कपड़े पहने। दादी लियू, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। नियांग ने आगे बढ़कर दादी लियू की बाह को सहारा दिया। दादी लियू मुस्कुराई और बोली, मैं शेखी नहीं बघारना चाहती, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैं और भी अच्छी दिखती थी। दादी लियू न केवल सुंदर थीं, बल्कि वे बहुत मजबूत भी थीं। गांव के बड़े लोगों की तरह जब वह छोटी थी तब उसके पैर भी बंधे हुए थे। आमतौर पर बंधे हुए पैरों वाले लोग भारी काम नहीं कर सकते, लेकिन उसने सब कुछ किया। जल्द ही वे नी परिवार के आंगन में पहुंच गए। नी कुई हुआ ने गर्मजोशी से दादी लियू को सम्मान की सीट की पेशकश की। दादी लियू ने मना कर दिया, मुझ अकेली बूढ़ी औरत को अपने घर आमंत्रित करने का शिष्टाचार दिखाना ही काफी है। मैं सम्मान की सीट पर कैसे बैठ सकती हूँ? चीनी शिष्टाचार में सम्मान की सीट आमतौर पर घर के बुजुर्गों और सम्मानित सदस्यों के लिए आरक्षित होती है। चूंकि दादी लियू एक धनी परिवार में पैदा हुई थी,
इसलिए वह यह बात अच्छी तरह जानती थी। निकुई हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमारे बड़े हैं, आपके लिए सम्मान की सीट पर बैठना उचित है। बहन चिंगगुई के अलावा गांव में मेरा कोई और रिश्तेदार नहीं है। मैं आज मेरा समर्थन करने के लिए आप और बहन चिंगगुई पर भरोसा कर रहा हूं। इतने सालों में किसी ने भी दादी लियू से ऐसी बातें नहीं कही। दादी लियू भावुक हो गईं, उनकी पकड़ निकुई हुआ के हाथ पर और मजबूत हो गई। बच्चे, धन्यवाद। इस बूढ़ी औरत के प्रति आपकी दयालुता के लिए आप दोनों का धन्यवाद। जिंगुआ गांव में आज असामान्य रूप से हलचल थी। पूर्वी तरफ जहां सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था, वहां भीड़ जमा थी। गांव के प्रवेश द्वार के पश्चिमी छोर पर सुंदर कपड़े पहने लोगों का एक समूह चल रहा था। वे चलते चलते बातें कर रहे थे। जाहिर है कि वे आम ग्रामीण नहीं थे। अध्याय 644 शंगगुआन फुरोंग को थप्पड़ मारा गया 3। गांव में कोई भी अजनबी हमेशा कौतूहल का विषय बना रहता था। यह किसका रिश्तेदार है? इतना दिखावटी प्रवेश द्वार? मुझे पता नहीं है। शायद वे यांगयांग के परिवार के रिश्तेदार हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। उत्सुक ग्रामीणों को देखकर शंगगुआन फुरोंग के चेहरे पर तिरस्कार का भाव उभर आया। जहां गरीबी है, वहां चिड़चिड़े लोग भी हैं। क्या उन्होंने पहले कभी कोई धनी व्यक्ति नहीं देखा? शुरू में शंगगुआन फुरोंग का आने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी बूढ़ी महिला शंगगुआन के समझाने पर वह आ गई। चाहे जो भी हो, शंगगुआन देहुई उसका भाई था। उसे अपना सम्मान बचाना चाहिए। शंगगुआन फुरोंग एक अनुचित व्यक्ति नहीं है, लेकिन अब उसे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा है। गांव के छोटे और साधारण मिट्टी के घरों को देखकर शंगगुआन फुरोंग की घृणा और बढ़ गई। हम किस युग में जी रहे हैं कि लोग अभी भी ऐसे घरों में रहते हैं? क्या निकुई हुआ का परिवार भी ऐसे घरों में रहता है? और सड़क तो बहुत ही भयानक है। इन उबड़ खाबड़ और गड्ढों वाली सतहों पर गाड़ियां भी नहीं चल सकती। ऊंची एड़ी के जूते पहनना एक बहुत बड़ी यातना है और यह बहुत ही कष्टदायक है। अगर झाओ शेन ने उसका समर्थन नहीं किया होता तो वह अनगिनत बार लड़खड़ा जाती। शंगगुआन फुरोंग आक्रोश से भरकर झाओ शेन की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। मुझे प्यास लगी है। ये रहा मिनरल वाटर। झाओ शेन ने जल्दी से अपने बैग से उसे एक बोतल थमा दी। शंगगुआन फुरोंग ने इसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। झाओ शेन ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है? शंगगुआन फुरोंग ने चिढ़कर जवाब दिया, इसे खोलो। क्या तुम मर गए हो? ओह ओह, मैं इसे अभी तुम्हारे लिए खोलूंगा। शंगगुआन, बूढ़ी औरत रोती है, तुम्हें बस झाओ शेन को धमकाना आता है। झाओ शेन से पूछें कि क्या मैं उस पर बुलडोजर चलाऊंगा? शंगगुआन फुरोंग ने प्रतिवाद किया। नहीं नहीं मेरी माँ, आप गलत समझ रही हैं। फुरोंग मुझे कभी परेशान नहीं करता, झाओ शेन तुरंत जवाब देता है। बूढ़ी महिला शंगगुआन असहायता से अपना सिर हिलाती है। इस जन्म में फुरोंग का झाओ शेन से विवाह होना यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में बहुत सारे अच्छे कर्म संचित किए थे। और कौन उसे बर्दाश्त कर सकता था? झाओ परिवार के सभी लोग ईमानदार हैं। यहाँ तक कि शंगगुआन फुरोंग की सास भी उससे कोई कठोर शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। शंगगुआन शी पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में आई थी और उसकी भौहें और आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। ग्रामीण इलाकों की हवा कितनी ताजा है! वाह, क्या यह गन्ना है? शंगगुआन जू ने शंगगुआन शी के सिर पर मारा, यह मक्का है। शंगगुआन शी ने शंगगुआन जू को घूरते हुए कहा, तुम बहुत होशियार हो। मैंने जानबूझकर गन्ना कहा। मैं काफी बूढ़ा हो गया हूं। क्या मैं फसलों को नहीं पहचानता? शंगगुआन जू ने कंधे उचकाए। हाँ हाँ, तुम्हें पता है, तुम उन सभी को जानते हो। बेशक मैं उन्हें पहचानती हूं। यह साबित करने के लिए कि वह वास्तव में फसलों को पहचानती है, शंगगुआन शी ने बूढ़ी महिला शंगगुआन की बाह को गले लगाया और एक हरे भरे खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, दादी, उन खूबसूरत छोटी गोभी को देखो। बूढ़ी महिला शंगगुआन ने हंसते हुए जवाब दिया, यह कैनोला है। मूर्ख! शंगगुआन जू ने शंगगुआन शी के माथे पर हाथ फेरा। शंगगुआन शी ने अपने माथे को छूते हुए विलाप किया,
मैंने गलत नहीं समझा। कैनोला छोटी गोभी का दूसरा नाम है। यह कैनोला वैसा नहीं है जैसा हम आमतौर पर खाते हैं। यह वसंत में खिलता है और बीज पैदा करता है, जिसका उपयोग खाना पकाने के तेल निकालने के लिए किया जा सकता है। इसीलिए इसे कैनोला कहा जाता है, बूढ़ी महिला शांगगुआन ने समझाया। तुम बच्चे वाकई बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तुम फसलों को पहचान भी नहीं सकते। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने पूरे देश की यात्रा की थी। यद्यपि वृद्ध महिला शांगगुआन का जन्म एक कुलीन और धनी परिवार में हुआ था, फिर भी उसने युद्ध और कठिनाई का समय देखा था। शर्मिंदा महसूस करते हुए शांगगुआन शी ने अपने बालों के साथ खेलते हुए विषय बदल दिया। पिताजी, हम आंटी दया के घर कब पहुंचेंगे? जल्द ही, शांगगुआन देहुई ने जवाब दिया। जब हम अगले मोड़ पर पहुंचेंगे तब हम वहां पहुंच जाएंगे। ओह! कुछ ही समय में वे नी चेंगगुई के चतुर्भुज के द्वार पर पहुंच गए। शांगगुआन देहुई इस बात से अनजान कि नी कुईहुआ का परिवार एक नए घर में चला गया था, ने नी चेंगगुई के गेट पर दस्तक दी। शांगगुआन फुरोंग के चेहरे पर उस पुराने चतुर्भुज का अध्ययन करते समय स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली अरुचि को नजरअंदाज करना कठिन था। यह घर बिल्कुल खराब हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि नी कुईहुआ शांगगुआन देहुई के साथ रहने की योजना बना रहा है। सबसे अधिक संभावना यह है कि वह कहावत के अनुसार फीनिक्स में बदलना चाहती है। सियांग देहुई ने नी कुईहुआ जैसी महिला में आखिर क्या देखा, यह फुरोंग की समझ से परे था। चरमराहट। उनके गेट के बजाय उसके बगल का दरवाजा खुला। नी कुईहुआ दरवाजे पर खड़ी थी। आंटी, सिस्टर जूलियान, फुरोंग, जियाओक्सू, जियाओक्सी, आप सभी आए, जल्दी आओ। नी कुईहुआ ने अपने घर के अंदर सभी का स्वागत किया। अध्याय 645, शांगगुआन फुरोंग को थप्पड़ मारा गया 4। प्रांगण में प्रवेश करते ही कोई भी व्यक्ति इसके भीतर जीवंत जीवन को तुरंत देख सकता है। गुलाब से ढकी दीवार, अंगूर की बेल के नीचे झूला और एक छोटा, रंगीन सुनहरी मछली का तालाब। हालांकि तालाब बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई जल निकासी प्रणाली थी, जिसके किनारे एक प्राचीन जल चक्र स्थापित था। आंगन की जमीन सीमेंट की नहीं थी, बल्कि मजबूत घास से ढकी हुई थी और उसके स्थान पर कंकड़ों का रास्ता बनाया गया था। रास्ते के दोनों ओर जीवंत, बहुरंगी बेर के गुच्छे खिल रहे थे। यह बहुत सुंदर है, शांगगुआन शी ने कहा। शांगगुआन फुरोंग भी थोड़ा हैरान थी। उसने पहले तो सोचा था कि वह एक गंदे और अस्त व्यस्त फार्म हाउस में कदम रखेगी, लेकिन उसने जो देखा वह जियांगनान का एक लघु संस्करण था। मैडम शांगगुआन ने पूछा, दया, क्या आपने इस आंगन को किसी से डिजाइन करवाया था? आंगन न केवल सुंदर था, बल्कि इसका लेआउट भी बहुत उचित था। यहां तक कि फेंगशुई पर भी ध्यान दिया गया। नी कुईहुआ ने कहा, नहीं, यह यांगयांग ही थी जिसने इसे स्वयं डिजाइन किया था। इससे पहले कि मैडम शांगगुआन जवाब दे पाती, शांगगुआन फुरोंग ने टिप्पणी की, ठीक है, आपके परिवार का यांगयांग वास्तव में प्रतिभाशाली है। वह शांगगुआन परिवार का हिस्सा बनने से पहले ही नियांग की प्रशंसा कर रही थी। नियांग का डिजाइन? क्या नियांग जैसी छोटी सी गांव की लड़की इतना सुंदर आंगन डिजाइन करने में कामयाब रही? यह कितना हास्यास्पद मजाक है। उसे ऐसे बड़े बड़े दावे करके अपनी पीठ नहीं दुखानी चाहिए। नी कुईहुआ ने हंसते हुए जवाब दिया, यह बच्ची बचपन से ही होशियार रही है। इससे शांगगुआन फुरोंग अवाक रह गया। उसने इससे पहले कभी नी कुईहुआ जैसा बेशर्म व्यक्ति नहीं देखा था। क्या नी कुईहुआ को यह एहसास नहीं हुआ कि वह व्यंग्य कर रही थी? नी कुईहुआ ने इसे गंभीरता से लेने का साहस किया। उसने तो यहां तक बताया कि नियांग कितनी बुद्धिमान थी। अरे बाप रे, इस दुनिया में ऐसे लोग क्यों मौजूद हैं? मैडम शांगगुआन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, यह सब आपके अच्छे पालन पोषण के कारण है, दया। मार्गदर्शन और शिक्षा देने वाली अच्छी माँ के बिना इतनी उत्कृष्ट बेटी कैसे हो सकती है? नी कुईहुआ के व्यवहार और आचरण से यह पता चलता था कि वह बहुत ही सभ्य महिला थी। फिर समूह ने एक साथ घर में प्रवेश किया। आंतरिक सजावट और भी सुंदर थी। आधुनिक न्यूनतम शैली को शास्त्रीय तत्वों से अलंकृत किया गया था, जिसमें अतीत और वर्तमान की भावना का उत्तम संयोजन किया गया था।
दीवार पर हाथ से चित्रित बेर के फूल बर्फ में खिले हुए प्रतीत हो रहे थे। नी कुई हुआ ने सभी का परिचय कराने की पहल की। आंटी, सिस्टर जूलियान, फुरोंग, जीजाजी, शियाओक्सू, शियाओक्सी, मैं आपको आपसे मिलवाता हूँ। यह आंटी लियू हैं, यह मेरी बहन नी चेंगगुई है। चूंकि नी यांग ने वृद्ध महिला को दादी लियू कहा था, इसलिए वरिष्ठता में भ्रम से बचने के लिए नी कुई हुआ को उन्हें आंटी लियू कहकर संबोधित करना पड़ा। सभी ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। नी चेंगगुई ने सभी को सूक्ष्मता से देखा। मैडम शंगगुआन बहुत दयालु लग रही थी। जूलियान समझदार दिखाई दिया। शंगगुआन फुरोंग घमंडी लग रही थी, मानो उसके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो। झाओ शेन के व्यवहार को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक आसान व्यक्ति है। घर पर शायद उसकी कोई चलती नहीं होगी। जहां तक शंगगुआन शू और शंगगुआन शी की बात है, तो बच्चे बहुत ही सुंदर और विनम्र थे। कुल मिलाकर शंगगुआन परिवार के सदस्यों ने नी चेंगगुई के प्रति अनुकूल धारणा बनाई। तभी नी यांग और मो किशन ऊपर से नीचे उतरे। नी कुई हुआ ने कहा, ओह हाँ, यह यांग का बॉयफ्रेंड मो किशन है। आप उसे बस जियाओ मो कह सकते हैं। नी कुई हुआ ने मो किशन का हाथ पकड़ते हुए खुशी खुशी उसका परिचय सभी से कराया। दोस्त, नी यांग का अब एक बॉयफ्रेंड भी था। शंगगुआन जू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। मो किशन ने आदरपूर्वक सभी का अभिवादन किया। मो किशन को देखते ही सभी के चेहरे पर थोड़ी असहजता छा गई। मो किशन, उनके उच्च समाज में सबसे खराब प्रतिष्ठा वाला आदमी। नी यांग का मो किशन से रिश्ता कैसे बना? विशेषकर शंगगुआन फुरोंग, उसकी घृणा उसकी आंखों में लगभग स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यदि नी कुई हुआ ने शंगगुआन देहुई से शादी की, तो नी यांग को उसकी सौतेली भतीजी माना जाएगा। उसकी भतीजी ऐसे आदमी से कैसे शादी कर सकती है? नी कुई हुआ का शंगगुआन देहुई पर हमला करना एक बात थी, लेकिन शंगगुआन फुरोंग किसी और को शंगगुआन परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हुए बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या मो किशेन जैसे आवारा व्यक्ति से विवाह करके उसका उपहास नहीं किया जाएगा? उस समय शंगगुआन फुरोंग बिल्कुल निराश महसूस कर रहा था। बिल्कुल नहीं, उसे ऐसा होने से रोकना था। या तो शंगगुआन देहुई और नी कुई हुआ को टूटने दें, या सुनिश्चित करें कि नी यांग और मो किशन टूट जाएं। नी यांग मो किशन जैसे आदमी के साथ नहीं रह सकती। शंगगुआन देहुई ने मुस्कुराते हुए मो किशन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जियाओ मो, क्या तुम्हें मेरी याद है? जब तुम बच्चे थे तब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया था। वर्षों पहले शंगगुआन परिवार और मो परिवार के बीच कुछ संबंध थे, लेकिन समय के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया। अध्याय 646, शंगगुआन फुरोंग को थप्पड़ मारा गया 5। शंगगुआन देहुई ने नी यांग के विचारों का सम्मान किया और उसकी भावनाओं में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि नी यांग अपने विचारों और धारणाओं वाली एक व्यक्ति थी। शायद मो किशन उतना असहनीय नहीं था जितना वह दिख रहा था। मो किशन मुस्कुराया और कहा, बेशक, मुझे याद है। मो किशन को देखते हुए दादी शंगगुआन ने लंबे समय तक सोचा और अंत में कहा, ओह, आप मो परिवार से छठे हैं, है ना? मो किशन ने सिर हिलाया, यह सही है, मैडम। दादी शंगगुआन ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ के साथ महजोंग खेलती थी और वह अक्सर तुम्हारा जिक्र करती थी। हालांकि मो किशन की प्रतिष्ठा इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वह सुंदर और जीवंत था। खासकर जब वह नी यांग के बगल में खड़ा होता था, तो वह एक मनभावन दृश्य था। दादी शंगगुआन को मो किशन के बारे में पहली नजर में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। हर कोई कहता था कि मो फैमिली का छठा सदस्य जगह की बर्बादी है, लेकिन आज की धारणा अफवाहों से बहुत अलग थी। वह न केवल उच्च मनोबल वाला है, बल्कि विनम्र और शिष्ट भी है, जेड की तरह कोमल है और निश्चित रूप से बेकार नहीं है। यदि ऐसे व्यक्ति को बेकार माना जाता है, तो संभवतः बीजिंग में सामान्य लोग बहुत कम हैं। दादी शंगगुआन ने अनगिनत लोगों को देखा था और वह कभी किसी के बारे में गलत राय नहीं बनाती थी। और नी यांग इतनी उत्कृष्ट थी, लोगों के बारे में उसका निर्णय इतना बुरा नहीं हो सकता था, है ना? शंगगुआन फुरोंग खड़ा हुआ और मो किशन को देखा। आप वही मो किशन हैं जिसे जिंगरोंग ने अस्वीकार कर दिया था। शंगगुआन फुरोंग की चाची झाओ यशु जिंगरोंग की चाची भी हैं।
झाओ याशु अक्सर शंगगुआन परिवार के सामने मो किशेन के बारे में बात करता था। मो किशेन निकम्मेपन का प्रतीक था, एक ऐसा फिजूलखर्च जिसके पास कोई उपलब्धि या कैरियर नहीं था। अगर कोई लड़की उससे शादी करती तो इसका मतलब होता कि वह बहुत बदकिस्मत है। यदि झाओ परिवार को पता चले कि जिस व्यक्ति को वे नहीं चाहते थे उसे वास्तव में शंगगुआन परिवार ने उठा लिया है, तो लोग शंगगुआन परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? क्या यह हास्यास्पद नहीं है? झाओ शेन के परिवार और जिंगरोंग के बीच भी कुछ पारिवारिक संबंध थे। जितना अधिक शंगगुआन फुरोंग इसके बारे में सोचती, उतना ही अधिक उसके सिर में झुंझुनी होती। ये शब्द स्पष्ट रूप से मो किशेन को शर्मिंदा करने के लिए कहे गए थे। मो किशेन परेशान नहीं हुआ और उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ। उसने अनगिनत व्यंग्यात्मक टिप्पणियां सुनी थीं, इसलिए यदि वह उनमें से प्रत्येक की परवाह करता तो शायद अब तक वह क्रोध से मर चुका होता। यह पता चला कि मो किशेन की चमड़ी बहुत मोटी थी। उनमें तो सिर हिलाने का भी साहस था। क्या वह सोचता था कि वह सम्माननीय है? शंगगुआन फुरोंग मुस्कुराया, जवाब जानते हुए भी फिर भी पूछा, मैं बहुत जिज्ञासु व्यक्ति हूं। जिंगरोंग ने तुम्हारे साथ सगाई क्यों तोड़ दी? दादी शंगगुआन ने तुरंत हंसते हुए मामले को शांत किया। आजकल युवा लोग प्यार करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह सामान्य बात है कि उन्हें अरेंज मैरिज की पुरानी शैली पसंद नहीं है। हमारे युग के विपरीत, जहां पुरुष और महिलाएं अक्सर एक दूसरे को देखे बिना ही शादी कर लेते थे। उसी समय दादी शंगगुआन ने शंगगुआन फुरोंग को चेतावनी दी। यह बच्ची वह दिन प्रतिदिन अशिष्ट होती जा रही थी। आंटी लियू ने सहमति जताते हुए कहा, बड़ी बहन, आप सही कह रही हैं। हमारे समय में ऐसा नहीं था। शंगगुआन फुरोंग ने फिर भी हार नहीं मानी, लेकिन मैं अभी भी यह जानने को उत्सुक हूं कि ऐसा क्यों हुआ। क्या संयोग से जिंगरोंग ने तुम्हें नीची नजर से देखा था? फुरोंग, दादी शंगगुआन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। झाओ शेन ने शंगगुआन फुरोंग की आस्तीन को सावधानी से खींचते हुए फुसफुसाया, फुरोंग, मुझे लगता है कि मां नाराज है। शंगगुआन फुरोंग ने झाओ शेन की ओर देखा। मी यांग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और मो किशेन के हाथ में अपनी बाह डालते हुए बोली, कारण की चिंता क्यों करें, मुझे भाई मो पसंद है और भाई मो भी मुझे पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने झाओ जिंगरोंग के साथ सगाई तोड़ दी। जैसे ही शंगगुआन फुरोंग कुछ और कहने वाला था, मी यांग ने बीच में कहा, चाची फुरोंग, क्या आप जानती हैं कि जियाओमिंग की दादी 103 वर्ष की आयु तक क्यों जीवित रहीं? शंगगुआन फुरोंग ने अवचेतन रूप से पूछा, क्यों? मी यांग ने हल्के से कहा, क्योंकि जियाओमिंग की दादी कभी दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। मैं भी आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। नी चेंगुई लगभग जोर से हंसा। यहां तक कि शंगगुआन शी भी नी यांग की सराहना करना चाहते थे। क्या बढ़िया जवाब है। छोटा जीवन। शंगगुआन फुरोंग इतनी क्रोधित हुई कि वह लगभग मौके पर ही बेहोश हो गई। यह नी यांग पूरी तरह से कृतघ्न था। यहां तक कि जब उसने उसे मो किशेन का असली चेहरा दिखाया, तब भी उसने न केवल कोई आभार नहीं दिखाया, बल्कि उसका अपमान भी किया। वह बिल्कुल ही शिष्टाचार विहीन थी। और फिर भी वह इसका खंडन करने का कोई रास्ता नहीं सोच सकी। भाई मो, चलो रसोई में चलते हैं और खाना बनाते हैं। मी यांग ने मो किशेन की ओर देखा। ठीक है। मो किशेन ने सिर हिलाया। उन दोनों ने सबको अलविदा कहा और रसोई घर की ओर चले गए। शंगगुआन जू ने उनके पीछे हटते हुए आंकड़े देखे। वह अचंभित सा लग रहा था। मी यांग की परिस्थितियों को देखते हुए वह किसी बेहतर व्यक्ति को ढूंढ सकती थी। यह मो किशेन ही क्यों होना चाहिए? अध्याय 647, शंगगुआन फुरोंग को थप्पड़ मारा गया 6। इसके अलावा यह स्पष्ट था कि नी यांग मो किशेन के प्रति बहुत सुरक्षात्मक थी। क्या मो किशेन में वास्तव में कुछ असाधारण गुण थे? नी यांग और मो किशेन रसोई में चले गए। भाई मो, आपको शर्मिंदा करने के लिए मुझे खेद है। नी यांग ने मो किशेन का हाथ पकड़ लिया। मो किशेन के पतले होंठ थोड़े से खुले, तो तुम मुझे दिलासा दोगे? तो क्या मुझे तुम्हें गले लगाना चाहिए? नी यांग ने मो किशेन को गले लगा लिया। मो किशेन ने उसके बालों को थपथपाते हुए हंसते हुए कहा, क्या इसे ही आप शर्मिंदगी कहते हैं? तुम सच में नाराज नहीं हो? नी यांग ने मो किशेन की ओर देखा। मो किशेन ने अपना सिर हिलाया,
ऐसी तुच्छ बात पर नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता होती तो वह आज ऐसा व्यक्ति नहीं बन पाते। उनकी वर्तमान स्थिति उन्हें कई ऐसी चीजें देखने की अनुमति देती है जो उच्च पद से नहीं देखी जा सकती। मानव हृदय की तरह दादी शंगगुआन ने अवसर का लाभ उठाते हुए शंगगुआन फुरोंग को एक कोने में खींच लिया और उसे कठोर शब्दों में डांटा, और तब जाकर शंगगुआन फुरोंग शांत हुई। उसने दोपहर के भोजन के दौरान चीजों को नोचना बंद कर दिया। बेशक यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नियांग का खाना बहुत स्वादिष्ट था। मेज पर रखे व्यंजन काफी अनोखे थे, जैसे कि ग्रिल्ड फिश, खट्टी फिश, उबला हुआ मीट, हॉट पॉट, जो सभी के लिए अपरिचित थे। बीजिंग के लोग आमतौर पर मसालेदार खाना पसंद करते हैं और यह भोजन उनके स्वाद के बिल्कुल अनुकूल था। शंगगुआन शी पूरी तरह से आश्चर्यचकित थी। यांगयांग, आप जो खाना पकाते हैं वह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। आपके रेस्तरां में बिकने वाले अचार वाले मछली नूडल्स और कांटो स्टू से भी बेहतर है। बिल्कुल, दादी शंगगुआन ने भी नियांग को शाबाशी दी। नियांग की पाकला कौशल बिल्कुल दिव्य थी। शंगगुआन फुरोंग ने नियांग की ओर देखा। खाना बहुत स्वादिष्ट था। नियांग का चेहरा भी सुंदर था। इन दो फायदों के अलावा नियांग में अन्य फायदे खोजना कठिन लग रहा था। सर्कल में उसकी स्थिति को देखते हुए वह मो किशन की तुलना में नियांग के लिए किसी बेहतर व्यक्ति को ढूंढ सकती थी। शंगगुआन फुरोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अंदर की योजना बनाई। रात्रि भोजन के बाद शंगगुआन देहुई और निकुई हुआ सभी को गांव में घुमाने ले गए। नियांग और मो किशन बर्तन धोने के लिए रसोई में रुके। घर में केवल नी चिंगुई और दादी शंगगुआन ही रह गए। दादी शंगगुआन ने नी चिंगुई को निकुई हुआ और शंगगुआन देहुई की शादी की तारीख का चतुराई से उल्लेख किया। इस मामले पर सीधे निकुई हुआ से बात करना उचित नहीं होगा। इस पर नी चिंगुई से चर्चा करना अधिक उचित होगा। चिंगुई, वे दोनों अब जवान नहीं रहे। मैं सोच रहा था अगर वे जल्दी शादी कर सकते हैं तो उन्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए ताकि किसी भी अतिरिक्त परेशानी से बचा जा सके। अगर दया मेरे घर आने को तैयार नहीं है तो देहुई का उसके साथ यहाँ आना ठीक है, बशर्ते वे हफ्ते में एक बार मुझसे मिलने आए। दादी शंगगुआन ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो रियायत न देती। निकुई हुआ लंबे समय से यहाँ रह रही थी और उसे इसकी आदत हो गई थी। अगर उसे अचानक शंगगुआन के घर में जाना पड़ा तो वह निश्चित रूप से असहज महसूस करेगी। आखिरकार शंगगुआन देहुई कैंपस में ही रहता था, इसलिए अगर वह शादी के बाद निकुई हुआ के साथ यहीं रहे तो कोई समस्या नहीं होगी। नी चिंगुई ने सिर हिलाया। आप सही कह रही हैं दादी, लेकिन मैं यांगयांग की माँ के लिए यह तय नहीं कर सकता। क्या यह ठीक रहेगा? कृपया अपना नंबर छोड़ दें और मैं निकुई हुआ से पूछूंगा और फिर आपसे पुष्टि करूंगा। यह कैसा लगता है? ठीक है, तो मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, दादी शंगगुआन ने आगे कहा। एक बार जब तुम्हारी तरफ से चीजें तय हो जाएंगी तो मैं मैचमेकर को आने का इंतजाम कर दूंगी। यद्यपि यह दूसरी शादी थी, फिर भी औपचारिकताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। ठीक है, नी चिंगुई ने सिर हिलाया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि दादी शंगगुआन काफी विचारशील थी। वे शाम को बीजिंग लौट आए। शंगगुआन फुरोंग ने कहा, मैं नियांग के मो किशन के साथ होने से सहमत नहीं हूं। तुम सहमत नहीं हो? तुम्हें निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया? दादी शंगगुआन ने शंगगुआन फुरोंग को नाखुश भाव से देखा। क्या अब यह तुम्हारे ऊपर है? शंगगुआन देहुई का चेहरा भी बहुत प्रसन्न नहीं दिख रहा था। सुबह नी परिवार के घर में शंगगुआन फुरोंग के प्रदर्शन ने उसे निकुई हुआ के सामने अपमानित कर दिया था। सौभाग्य से मो किशन उदार था और उसने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। माँ, मैं यह सब शंगगुआन परिवार की खातिर कर रहा हूँ, शंगगुआन फुरोंग ने आगे कहा। आपने मेरे भाई को दया के साथ रहने दिया, यह ठीक है, लेकिन अब आप दया की बेटी को मो किशन के साथ रहने दे रही हैं। क्या यह हमारे परिवार के लिए अपमान की बात नहीं है? आंटी झाओ ने हमारे सामने मो किशन के बारे में वे सारी बातें कही हैं और ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था। हम किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों लें जिसे झाओ जिंगरोंग शंगगुआन परिवार के लिए नहीं चाहते? भले ही दादी शंगगुआन शर्म को नजरअंदाज कर सकती थीं, फिर भी उन्हें अपना सम्मान बचाना था।
नियांग का उपनाम नी है, शांगगुआन नहीं। शांगगुआन देहुई ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप दूसरे लोगों के मामलों में दखल देने पर जोर दे रहे हैं? शांगगुआन फुरोंग ने चौंककर शांगगुआन देहुई की ओर देखा। दया तुमसे शादी करने वाली है। क्या नियांग को अपना उपनाम नहीं बदलना चाहिए? क्या तुम्हारा मतलब है कि शांगगुआन परिवार को उनका समर्थन करने देना चाहिए जबकि वे नी उपनाम रखते हैं? यह अस्वीकार्य है। मैं असहमत हूं। अगर कोई परिवार में शादी करता है तो वह परिवार का अनुसरण करता है। अब जब निकुई हुआ शांगगुआन परिवार में शादी करने वाली है तो वह शांगगुआन परिवार से संबंधित होगी। निकुई हुआ की बेटी के रूप में नियांग स्वाभाविक रूप से निकुई हुआ का उपनाम जारी नहीं रख सकती थी। यदि नियांग ने नी उपनाम धारण करना जारी रखा तो इसका क्या अर्थ होगा? आपको असहमत होने का अधिकार नहीं है, शांगगुआन देहुई ने कहा। नियांग खुद का समर्थन करने में सक्षम है। वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक उत्कृष्ट है। शांगगुआन फुरोंग ने गुस्से में कहा, क्या वह सिर्फ नूडल बेचने वाली नहीं है? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? भाई, तुम भी एक ऐसे आदमी की तरह हो जो पत्नी पाने के बाद अपनी बहन को भूल जाता है। मेरा तुमसे खून का रिश्ता है, फिर भी तुम एक अजनबी के लिए मेरे खिलाफ जाने को तैयार हो। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा भला है। दया एक बहकाने वाली औरत के अलावा कुछ नहीं है। वह हमारे घर में पैर रखने के लायक नहीं है। यहाँ शांगगुआन फुरोंग आगे बढ़ने से पहले रुका। मैं आज नियम बना रहा हूँ, या तो तुम दया से नाता तोड़ लो या नियांग मोकिशन के साथ सब कुछ खत्म कर दो। अन्यथा दया को शांगगुआन परिवार के घर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा नियांग को अपना उपनाम बदलना होगा। उसे अब नी उपनाम रखने का अधिकार नहीं है। चुप रहो। अभिभूत होकर शांगगुआन देहुई ने अंततः उसे एक थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ के बाद कार शांत हो गई। शांगगुआन फुरोंग ने अपना चेहरा ढक लिया और शांगगुआन देहुई को अविश्वास से देखते हुए कहा, तुमने मुझे मारा? तुमने सचमुच मुझे मारा? झाओ शेन ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की और चिंतित होकर रोया। फुरोंग, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? शांगगुआन फुरोंग ने गुस्से में झाओ शेन का हाथ दूर धकेल दिया। शांगगुआन देहुई, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? शांगगुआन देहुई ने उसे पहले कभी नहीं मारा था, लेकिन आज उसे शांगगुआन देहुई ने थप्पड़ मारा था, सबके सामने। यहां तक कि शांगगुआन जू और शांगगुआन शी जैसे किशोर भी मौजूद थे, और शू लियान भी, जो हमेशा से ही उसके साथ मतभेद रखता था। अब वह स्वयं को कैसे संभालेगी? क्या शांगगुआन देहुई उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करने वाला था? अच्छा थप्पड़ मारा, दादी शांगगुआन ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा जाता तो तुम कभी अपनी जगह नहीं समझ पाती। तुम झाओ परिवार में अहंकार से अपना वजन दिखा सकती हो, जहां लोग तुम्हारे व्यवहार को स्वीकार करते हैं, लेकिन शांगगुआन परिवार में नहीं। अध्याय 648, तुम उसके इतने करीब कब हो गए? 1। शांगगुआन फुरोंग इतनी क्रोधित थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसका बायां गाल उसके हाथ से ढका हुआ था। उसके आंसू कटे हुए मोतियों की माला की तरह गिर रहे थे। शांगगुआन देहुई ने उसे मारा था, और यह काफी बुरा था कि बड़ी श्रीमती शांगगुआन ने उसका बचाव नहीं किया था। लेकिन इससे भी बदतर यह था कि उन्होंने आग में घी डाला था और शांगगुआन फुरोंग को दोषी ठहराया था। उसके मन में यह विचार आया कि वह यह सब केवल शांगगुआन परिवार की भलाई के लिए कर रही थी। यदि उसका नाम शांगगुआन न होता तो क्या वह कभी एक शब्द भी बोलती? अब वह खलनायिका बन गई है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हर चीज में दखल देना चाहता था? मैंने जो कुछ भी किया है, शांगगुआन परिवार के लिए किया है। कुलमाता शांगगुआन ने शांगगुआन फुरोंग पर एक नजर डाली। मैं आपको एक बार फिर बता दूंगी, शांगगुआन परिवार के मामलों में आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जो एक खुशी का अवसर माना जाता था, उसे शांगगुआन फुरोंग ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। गाड़ी के अंदर का माहौल तनाव से भारी था। जैसे ही वे गाड़ी से बाहर निकले, शांगगुआन शी ने शांगगुआन फुरोंग को सांत्वना देने के लिए कहा, चाची, गुस्सा मत होइए, मेरे पिता आज बहुत आवेगपूर्ण थे। उनका आपको चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। दरअसल यह पहली बार था जब शांगगुआन शी ने शांगगुआन देहुई को इतने गुस्से में देखा था। उसकी यादों में शांगगुआन देहुई हमेशा से ही सौम्य और सुसंस्कृत रहा है।
वह कभी भी दूसरों के सामने गुस्से में नहीं फूटा था। उस क्षण ने शांगगुआन शी को भी चौंका दिया था। सच में एक सुंदर चेहरा आपदा लाता है, शांगगुआन फुरोंग ने कहा। इसके लिए मैं आपके पिता को दोष नहीं देता। दोष दया पर पड़ना चाहिए। अगर वह नहीं होती तो आपके पिता ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया होता। जब से वह बच्ची थी, शांगगुआन देहुई हमेशा उससे बहुत प्यार करता था। उसने कभी उससे कठोरता से बात नहीं की थी। शांगगुआन शी ने आगे कहा, चाची, यह चाची दया की गलती नहीं है। मैंने उन्हें करीब से देखा है। चाची दया बहुत समझदार इंसान है। वह शांगगुआन शी की बात पूरी होने से पहले ही शांगगुआन फुरोंग ने बीच में टोकते हुए कहा, शियाओक्सी, आपकी आवाज के लहजे से लगता है कि क्या मैं ही इस सब के लिए जिम्मेदार हूँ। दया ने अभी तक शांगगुआन परिवार में शादी भी नहीं की थी और उसके साथ पहले से ही एक बाहरी व्यक्ति जैसा व्यवहार किया जा रहा था। यदि दया की शादी शांगगुआन परिवार में हो जाती तो क्या उसकी आवाज का कोई महत्व नहीं रह जाता? चाची, मेरा यह मतलब नहीं था। शांगगुआन शी ने अपने शब्दों को सावधानी से चुना। उसे डर था कि अगर उसने गलत बोला तो शांगगुआन फुरोंग नाराज हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप चाची दया को गलत समझ रही हैं। शांगगुआन फुरोंग चुप रही। उसका चेहरा ठंडा था। शांगगुआन शी अभी भी एक बच्ची थी। वह उसके साथ ऐसा कर सकती थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह निश्चित रूप से निकुई हुआ को जिम्मेदार ठहराएंगी। तो आप भी मानते हैं कि नियांग को अपना उपनाम बदलने की जरूरत नहीं है? शांगगुआन फुरोंग ने पूछा। चाची, शांगगुआन शी ने आगे कहा, नियांग अपने आप में एक अलग व्यक्ति है। वह खुद की है और किसी और की नहीं। इसके अलावा वह अब बड़ी हो गई है। चाहे वह अपना उपनाम बदलना चाहे या नहीं, हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। यह उसका अपना निर्णय होना चाहिए। इसके अलावा चाची दया ने उसे बचपन से ही अकेले पाला है। शांगगुआन परिवार ने कभी भी उसके पालन पोषण का खर्च नहीं उठाया। क्या नियांग को अपना उपनाम बदलने के लिए मजबूर करना अनुचित नहीं है? शांगगुआन शी अपने पिता की तरह विवेकशील होने के लिए जाने जाते थे। हर कोई उसका पक्ष ले रहा है। शांगगुआन शी ने कहा, आंटी, शायद आप खुद को उनकी जगह रखकर देखें। अगर आप होती तो क्या आप अपनी बेटी, जिसे आपने 18 साल तक कड़ी मेहनत से पाला है, का उपनाम बदलने के लिए तैयार होती? जियाओक्सी, तुम क्या कहना चाह रही हो? शांगगुआन फुरोंग चौंक गया। क्या तुम किसी बाहरी व्यक्ति के लिए अपनी ही चाची को कोस रही हो? यह तो बहुत ज्यादा था। अब तो ऐसा लगता है कि शांगगुआन परिवार में से किसी को भी उसकी परवाह नहीं है। नहीं नहीं, शांगगुआन शी ने जल्दी से समझाया, चाची, मैं तो बस तुलना कर रहा था। शांगगुआन फुरोंग ने गहरी सांस ली। ठीक है, चलो इस मामले को फिलहाल छोड़ देते हैं। चलो नियांग के निजी मामलों के बारे में बात करते हैं। हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि मो किशन कौन है। दया शांगगुआन परिवार में शादी करने जा रही है और अगर उसकी बेटी मो किशन के साथ है तो क्या यह शांगगुआन परिवार पर बुरा असर नहीं डालेगा? मो किशन एक असफल व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। शांगगुआन परिवार का दामाद बनने के लिए उसके पास क्या योग्यताएं थीं? इसके बारे में सोचने मात्र से ही शांगगुआन फुरोंग को सिर दर्द होने लगा। शांगगुआन शी ने कहा, चाची, मेरा मानना है कि हमें इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है ना? आखिरकार यह नियांग का निजी मामला है। आज के समाज में प्यार की आजादी दी जाती है। वह जिसके साथ चाहे रह सकती है। हर किसी को अपने काम से काम रखना चाहिए। बहुत अधिक हस्तक्षेप करने से केवल अनावश्यक परेशानियां ही बढ़ेंगी। शांगगुआन फुरोंग गुस्से से उबल रही थी। कोई भी उसे नहीं समझ रहा था। उन्होंने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह एक नाक भौं सिकोड़ने वाली इंसान है। लेकिन हमारे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। शांगगुआन शी को अब नहीं पता था कि शांगगुआन फुरोंग को कैसे सांत्वना दी जाए। उसके विचार बहुत अतिवादी थे। चाची, शांगगुआन शी ने अपनी आवाज को नरम करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि मो किशन उतना बुरा नहीं है जितना लोग कहते हैं। जरा सोचिए, अगर वह वाकई बेकार होता तो क्या वह इतनी शालीनता से पेश आता? मुझे लगता है कि बाहरी दुनिया में उसके बारे में गलतफहमी है। अध्याय 649, तुम उसके इतने करीब कब हो गए?
2. अगर मो किशेन सचमुच बर्बाद है, तब दुनिया में कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं बचेगा। शंगगुआन फुरोंग को लगा कि वह अब शंगगुआन शी के साथ संवाद नहीं कर सकती। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर वह बेकार नहीं होता तो क्या झाओ जिंगरोंग ने उसके साथ सगाई तोड़ दी होती? शंगगुआन परिवार का दर्जा झाओ परिवार से कम नहीं है। वे किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों चाहते हैं जिसे झाओ परिवार ने भी त्याग दिया है? शंगगुआन परिवार कोई कचरा पुनर्चक्रण सेवा नहीं है। शंगगुआन शी ने तर्क दिया, हो सकता है झाओ जिंगरोंग से गलती हुई हो। बर्बादी तो बर्बादी ही है। झाओ जिंगरोंग विदेश में इन कंट्री से पढ़ाई करके लौटी है, क्या वह गलत होगी? केवल नियांग जैसी भोली भाली देहाती लड़की ही सोचेगी कि उसे सोना मिल गया है। उसे शर्म की भी परवाह नहीं है। शंगगुआन शी ने एक छोटी सी आह भरी शंगगुआन फुरोंग की बाह पकड़ी और कहा, चाची, नियांग एक बेहतरीन लड़की है, वह झाओ जिंगरोंग से भी बदतर नहीं है। आपको इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। शंगगुआन फुरोंग की आंखें उपहास से भरी थीं। एक देहाती लड़की विदेश में पढ़े एक व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। जियाओक्सी, तुम पागल हो गई हो। शंगगुआन शी चुप थी। उसे लगा जैसे वह सचमुच शंगगुआन फुरोंग के साथ संवाद नहीं कर सकती। मनोविज्ञान में इसे क्या कहा जाता है? जीवन के मध्य भाग का संकट। लेकिन महिलाओं के लिए मध्य जीवन संकट की आयु 45 से 60 वर्ष के आसपास है। शंगगुआन फुरोंग इस वर्ष केवल 30 वर्ष की हैं। उनका दावा है कि वह मध्य आयु संकट से गुजर रही हैं, जो उनकी आयु के लिहाज से सही नहीं है। चाची और भतीजी आगे आगे चल रही थीं, जबकि झाओ शेन उनके पीछे पीछे चल रहा था। शंगगुआन फुरोंग को घर भेजने और उसे थोड़ा दिलासा देने के बाद झाओ शेन कार में वापस आ गया। बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन ने पूछा, आपकी चाची कैसी हैं? शंगगुआन फुरोंग उनकी एकमात्र बेटी है, जिसे बचपन से ही लाड प्यार दिया गया है। वह मजबूत और गौरवान्वित व्यक्तित्व वाली है। बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन को डर था कि वह कुछ हताशाजनक काम कर सकती है। शंगगुआन शी ने कहा, मुझे लगता है कि वह ठीक हो जाएगी। बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन ने हल्की सी आह भरी, बचपन से उसे अच्छी शिक्षा न देना मेरी गलती है। उसका स्वभाव बहुत खराब है। दादी, ज्यादा चिंता मत करो, शंगगुआन शी ने सांत्वना देते हुए कहा, मेरी चाची हमेशा से ऐसी ही रही हैं, लेकिन वह बुरी इंसान नहीं है, बस उन्हें अनदेखा करो। ऐसे समय में शंगगुआन शी केवल दोनों पक्षों को सांत्वना दे सकती थी। बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन ने सिर हिलाया और जू लियान की ओर मुड़ी। बहन लियान, मुझे शर्मिंदगी के लिए खेद है। जू लियान ने कहा, हर परिवार की अपनी समस्याएं होती हैं। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन ने आगे कहा, काश फुरोंग आपकी आधी भी समझदार होती तो मुझे इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन वास्तव में जू लियान के प्रति आभारी थी। शू फेन की डिलीवरी मुश्किल थी। शंगगुआन शू और शंगगुआन शी जुड़वा थे, जिनका शरीर बहुत कमजोर था। उस समय शू लियान का बच्चा सिर्फ 8 महीने का हुआ था और उसे भरपूर मात्रा में स्तन दूध मिल रहा था। शंगगुआन शू और शंगगुआन शी को शू लियान ने दूध पिलाया। हालांकि शू लियान सिर्फ एक चाची थी, लेकिन शंगगुआन शू और शंगगुआन शी के लिए वह एक जैविक मां से अलग नहीं थी। यही कारण है कि शंगगुआन देहुई जू लियान का इतना सम्मान करता है। झाओ परिवार। शंगगुआन फुरोंग के घर लौटने के बाद जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उतना ही अधिक वह परेशान होती और उसे सब कुछ अप्रिय लगता। झाओ शेन एक तरफ घबराया हुआ खड़ा था। उसे डर था कि कहीं उसे फंसा न दिया जाए। यह देखकर कि उसकी बहू का मूड खराब है, श्रीमती झाओ ने सावधानी से कटे हुए फलों की एक प्लेट लाकर दी। फुरोंग, ये फल आज ही अंकल लिन ने दिए हैं, ये ताजे और मीठे हैं। ज्यादा खाने से आपके शरीर की गर्मी भी दूर हो सकती है। इन शब्दों पर शंगगुआन फुरोंग और भी क्रोधित हो गया। माँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या मैं आपको गुस्से में दिख रहा हूँ? क्या आप यहाँ मुझ पर हंसने आई हैं क्योंकि मेरे भाई ने मुझे मारा है? उसे अपने माता पिता और वैवाहिक परिवार दोनों द्वारा परेशान किया गया। वह कितनी बदकिस्मत हो सकती है। श्रीमती झाओ ने समझाया, फुरोंग, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैंने बस सोचा कि तुम।
शंगगुआन फुरोंग ने श्रीमती झाओ की ओर देखा और उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, तो फिर आपका क्या मतलब था? मुझे लगता है कि आपने यह जानबूझकर किया है। फुरोंग, नाराज मत हो। यह सब मेरी गलती है। अगर तुम खाना नहीं चाहते तो मैं फल ले लूंगी। श्रीमती झाओ ने फल की प्लेट लेने के लिए हाथ बढ़ाया। बहू बहुत बदमिजाज थी। श्रीमती झाओ के पास सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वह बूढ़ी हो रही थी और यदि उसके साथ अन्याय हुआ भी तो वह ज्यादा दिनों तक अन्याय नहीं सहेगी। बेचारे झाओ शेन, उसे जीवन भर कष्ट भोगना पड़ेगा। श्रीमती झाओ ने मन ही मन आह भरी। बस बहुत हो गया, शंगगुआन फुरोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। माँ, अपने कमरे में वापस जाओ और आराम करो। तुम यहाँ हंगामा क्यों मचा रही हो? क्या मैं तुम्हें बहुत परेशान नहीं लग रहा हूँ? बूढ़ी औरत सचमुच परेशान करने वाली है। वह तो बस मुसीबत खड़ी करना जानती है। श्रीमती झाओ ने तब कहा, तो मैं टहलने के लिए बाहर जाऊंगी। शंगगुआन फुरोंग ने अधीरता से कहा, बस जाओ। अध्याय 650। तुम उसके इतने करीब कब हो गए? 3। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शंगगुआन फुरोंग ने झाओ शेन को घूरते हुए कहा, तुम भी चले जाओ। यहां कील की तरह खड़े हो। यह बहुत कष्टप्रद है। यदि कोई अन्य व्यक्ति होता जिसकी पत्नी को मारा गया होता तो वह निश्चित रूप से तुरंत जवाब देता, लेकिन झाओ शेन वह तो पादने की भी हिम्मत नहीं करता, बिल्कुल बर्बादी की तरह। ठीक है, झाओ शेन ने सिर हिलाया और जवाब दिया। बूढ़ी महिला झाओ के पीछे कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही माँ और बेटा कमरे से बाहर निकले, बूढ़ी महिला झाओ ने आह भरते हुए कहा, शेनबाओ, तुम कब अपने लिए खड़े हो पाओगे? माँ, फुरोंग का स्वभाव थोड़ा सख्त है, लेकिन उसका दिल दयालु है। झाओ शेन ने बूढ़ी महिला झाओ को सीढ़ियों से नीचे उतरने में मदद करते हुए कहा, उसने आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है, न ही उसने आपको वंचित रखा है। बूढ़ी महिला झाओ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। क्या बुरा स्वभाव एक दोष नहीं है? पूरे बीजिंग में कौन सी बहू अपनी सास को मनमाने ढंग से आदेश देगी? बूढ़ी महिला झाओ ने अपना सारा जीवन झाओ परिवार के लिए काम किया है, लेकिन अंत में उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और हर दिन शंगगुआन फुरोंग के बदलते मूड को सहना पड़ता है। यह कैसा सौदा है? अंधेरे में एक छाया हरे पौधों के पीछे छुपकर चुपचाप मां बेटे की बातचीत सुन रही थी। बूढ़ी औरत झाओ ने आगे कहा, शेनबाओ, क्या अब पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता पर जोर नहीं दिया जा रहा है? हमारे परिवार में यह समानता कब होगी? माँ, जाने दो, झाओ शेन ने कहा। यह ठीक है। परिवार में परेशानी क्यों पैदा करो? बूढ़ी औरत झाओ ने आह भरते हुए कहा, शेनबाओ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। पति और पत्नी के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात सम्मान है। और कहा एक पति को अपनी पत्नी से बिना सोचे समझे सजा और थप्पड़ खाने को मिलेगा? जरा सोचो, क्या शंगगुआन फुरोंग ने तुम्हें बहुत तंग नहीं किया है? मुझे लगता है कि तुम्हें देहुई से सीखना चाहिए। अगर वह काम नहीं करता है तो बलपूर्वक सत्ता हथिया लो। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शंगगुआन फुरोंग गुणी होगा। वह केवल यही चाहती थी कि शंगगुआन फुरोंग अपने मजबूत स्वभाव को शांत कर सके, झाओ शेन को कम कष्ट दे सके और उनके घर को घर जैसा महसूस करा सके। झाओ शेन ने जवाब दिया, माँ, मुझे पता है कि आप मेरी परवाह करती हैं, लेकिन फुरोंग ऐसी ही है। उसकी अपनी माँ भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वैसे भी अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रही हूँ। झाओ शेन ने एक बार बूढ़ी महिला शंगगुआन से शिकायत की थी। बूढ़ी महिला शंगगुआन ने शंगगुआन फुरोंग को फटकार लगाई, लेकिन अंत में यह बेकार था और यहाँ तक कि शंगगुआन फुरोंग को और अधिक अनियंत्रित बना दिया। उसके बाद झाओ शेन ने आसानी से शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। बूढ़ी महिला झाओ ने अपना हाथ हिलाया, भूल जाओ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में विरोध कर सकोगी। जैसे जैसे माँ और बेटा दूर चले गए, सड़क की मंद रोशनी में उन दोनों की लंबी परछाई पड़ गई और एक गहरे हरे रंग का पत्ता जमीन पर गिर गया। शंगगुआन फुरोंग सोफे पर बैठी अपना चेहरा आईने में देख रही थी। देहुई बहुत क्रूर थी। उसके बाएं गाल पर हाथ का निशान स्पष्ट दिखाई दे रहा था।
तभी बटलर बाहर से अंदर आया। मैडम, क्या बात है? शंगगुआन फुरोंग ने झुंझलाहट के साथ बटलर की ओर देखा। बटलर ने गला साफ करते हुए कहा, कॉमरेड लिन फांग यहाँ है। उसे मत देखो, शंगगुआन फुरोंग ने गुस्से से कहा, उसे घर जाने को कहो। ठीक है, बटलर ने सिर हिलाया, मुड़ा और दरवाजे की ओर चला गया। लिन फांग एक उपहार ले जा रही थी। जब उसने देखा कि बटलर बाहर आ गया है, वह तुरंत उसके पास गई। यह कैसे है? बटलर लिन, क्या मैडम झाओ मुझे अंदर आने के लिए सहमत हो गई हैं? बटलर ने अपना सिर हिलाया और खेदपूर्वक कहा, मैडम आज अच्छे मूड में नहीं हैं, आपको किसी और दिन आना चाहिए। ठीक है, चूंकि शंगगुआन फुरोंग उसे नहीं देख सकता था, इसलिए उसे जाना पड़ा। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, लिन फैंग ने पलटकर पूछा, बटलर लिन, हम दोनों का उपनाम लिन है। शायद 100 साल पहले हम एक ही परिवार से थे। तुम्हें पता है कि मैं आज क्यों आया हूं? क्या तुम्हें इस बारे में कोई खबर है? बटलर लिन ने कमरे की ओर देखा, फिर बाहर की ओर और धीमी आवाज में कहा, कॉमरेड लिन फैंग, मेरा सुझाव है कि आप शंगगुआन परिवार को छोड़ दें। मैंने मैडम से सुना है कि शंगगुआन परिवार को एक पुराना प्यार मिल गया है। वे मिल चुके हैं और अब शादी की तारीख पर चर्चा कर रहे हैं। लिन फैंग का दिल धड़क उठा, वह बेहद व्यथित थी। मूलतः शंगगुआन की मेट्रन का पद उसका था और अब इसे दूसरों ने चुरा लिया है। सौभाग्यवश अब उसके मन में एक नया लक्ष्य था। लिन फांग ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया, धन्यवाद। आपका स्वागत है। यह खबर जानने के बाद लिन फैंग अपने उपहारों के साथ वापस आ गई। नी परिवार। शंगगुआन परिवार के चले जाने के बाद नी चेंगगुई ने नी कुइहुआ को रसोई में बर्तन साफ करने में मदद की। नी चेंगगुई ने कहा, यांगयांग की माँ, मुझे लगता है कि देहुई शंगगुआन का परिवार काफी अच्छा है। बूढ़ी महिला दयालु है और उसके बच्चे आज्ञाकारी हैं। आप उसके साथ कब समझौता करने की योजना बना रही हैं? और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।